हेलो गाइस, एक बार स्क्रीन पे देखो। तुमको दो फील लाइन डायग्राम दिख रहा है, राइट? अच्छा, पहले डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज से फील लाइंस निकल रहा है एंड ऑल दिस फील लाइंस पूरा दुनिया घूम के दे कम बैक एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, राइट? एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर मैं इस बार मैग्नेट के फील लाइन डायग्राम को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा कि नॉर्थ पोल से फील लाइंस निकल रहा है और गोल घूम के वो सारी फील लाइन जो वो फाइनली कहाँ जाके खत्म हो रहा है, साउथ पोल पे खत्म हो रहा है, राइट? तो अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करूं, दोनों का फील लाइन पैटर्न जो है एग्जैक्टली सेम है। इसी लॉजिक के ऊपर बेस करके मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बुलाता हूँ, इसको क्या बुलाता हूँ, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बुलाता हूँ, तो इसको मैं क्या बुलाऊंगा? आई विल कॉल दिस बार मैग्नेट एज मैग्नेटिक डाइपोल। बात समझ में आया? बिकॉज द कंडीशंस आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। सो इस बार मैग्नेट को हम आगे से क्या सोचेंगे? वी कैन ट्रीट दिस बार मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर? फाइन। ये पहला पॉइंट था जो तुमको समझना अच्छे से। अभी ध्यान से सुनो सेकंड पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं। अच्छा, अभी ये हो गया हमारा बार मैग्नेट, हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ऑल दिस फील्ड लाइंस दे विल फाइनली एंड ऑन द साउथ पोल, है ना? Now I want you people to concentrate on the field line pattern produced by the circular current carrying loop. देख रहा है, दिस इज ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और मैं चाहूंगा कि तुम इसके फील्ड लाइन पैटर्न को ध्यान से देखो। अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, वी ऑल नो कि फील्ड लाइन का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। वी टेक आवर राइट हैंड, पुट इट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वी कर्ल आवर फिंगर्स, राइट? इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई साहब यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहा है, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहा है, गोल घूम के फिर से यहाँ पर एंटर कर रहा होगा। तो ये जो लूप है, ये जो सर्कुलर लूप हम देख रहे हैं, सर्कुलर लूप का जो चेहरा है, एक फेस से फील्ड लाइंस निकल रहा है और वही फील्ड लाइंस गोल घूम के लूप का जो दूसरा फेस है उससे क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, राइट? तो लूप का जिस चेहरे से फील्ड लाइंस निकल रहा है उसको मैं नॉर्थ पोल जैसा ट्रीट करूंगा, और लूप का जो दूसरा फेस है, ऑपोजिट फेस है, जहां पर फील्ड लाइंस आके खत्म हो रहा है, उसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा? उसको मैं एक साउथ पोल जैसा ट्रीट करूंगा। एंड इन फैक्ट अगर मैं दोनों की फील्ड लाइन पैटर्न को ध्यान से कंपेयर करूं, देखो यहाँ से नॉर्थ से निकला गोल घूम के साउथ पे खत्म हुआ, देखो नॉर्थ से निकला गोल घूम के साउथ पे खत्म हुआ, दोनों का फील्ड लाइन पैटर्न जो है दे आर व्हाट? क्या? दे आर एग्जैक्टली सेम। बात समझ में आ रहा है? दे आर एग्जैक्टली सेम। दैट मीन्स अगर मैं एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल बुला सकता हूं तो मैं एक करंट कैरिंग लूप को भी मैग्नेटिक डाइपोल बुलाऊंगा, बिकॉज दोनों का फील्ड लाइन पैटर्न क्या है? एग्जैक्टली सेम। Do you agree with this? Come on, one more time. अगर हमारे पास एक current carrying loop है, that current carrying loop is a magnetic dipole. Based on the fact कि दोनों का जो फील्ड लाइन डायग्राम है, एक बार मैग्नेट का जो फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है और एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का जो फील्ड लाइन पैटर्न है, दोनों क्या है? दोनों एग्जैक्टली सेम है। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का? ओके फाइन। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट करते हैं हम, तो इस मैग्नेटिक डाइपोल के साथ हम मैग्नेटिक मोमेंट भी एसोसिएट करेंगे। सो हियर वी डिफाइन अ न्यू टर्म कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस इज, चलो मैं लिख के देता हूँ, लेट अस टॉक अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस। एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसको हम एम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एम वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। And how is magnetic moment defined? Magnetic moment m vector is defined as n I a vector. ठीक है, वन बाय वन। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप। I तो करंट है, एंड a क्या है? a हो गया हमारा एरिया वेक्टर। बात को समझो, a क्या है? a हो गया हमारा एरिया वेक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, so this is how we define magnetic moment associated with magnetic dipole, represented by the symbol m vector equal to nia, and is the number of turns of the loop, I is the current flowing in the loop, and a vector is the area vector. ठीक है, तो simply said m vector का डायरेक्शन किस तरफ होगा? m vector का डायरेक्शन is same as the direction of area vector. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और इस डायरेक्शन को निकालने का एक छोटा सा एक प्यारा सा तरीका है कि ए वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, और ए वेक्टर का डायरेक्शन जिस तरफ है उसी तरफ एम वेक्टर का डायरेक्शन होगा। देयर इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन, एंड फॉर दैट आई वांट यू पीपल टू लुक इन दिस डायग्राम।
दिख रहा है? तो ये जो तुमको दिख रहा है, दिस इज द सर्कुलर लूप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और इस सर्कुलर लूप के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है। दिख रहा है? करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप। अभी इस लूप के साथ हम एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट करेंगे, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसको निकालने के लिए वी नीड टू यूज अवर राइट हैंड। करेक्ट, वी नीड टू यूज अवर राइट हैंड, और हमारा जो फिंगर्स है, हमारा फिंगर्स दे विल परफॉर्म ए पर्टिकुलर ड्यूटी, और इन फिंगर्स का ड्यूटी है टू कर्ल along the direction of current। हमारा फिंगर्स किस तरफ कर्ल करेगा, वी शैल टेक आवर राइट हैंड, नॉट लेफ्ट हैंड भाई, this rule is only valid for right hand। we take our right hand, we ask our fingers to curl around the direction of current। बात समझ आया? जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, देखो बहुत प्यारा सा एक डायग्राम है, देखो हाथ दिख रहा है तुमको, तो ये जो फिंगर्स है, we curl the fingers along the direction of current and the direction along which the thumb will be pointing, the direction along which the thumb will be pointing will represent the direction of m vector, will represent the direction of area vector। बात समझ में आया? One more time, take your right hand, ask your fingers to curl along the direction of current, and the direction along which the thumb will be pointing will represent the magnetic moment vector, m vector। So in this case, अगर मैं अपने fingers को curl करूँ तो m वेक्टर ऐसा पॉइंट कर रहा है। ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लूप। अगर ये लूप है, ये अगर इसका सरफेस एरिया है, तो m वेक्टर जो होगा, हमेशा याद रखना, m वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द लूप। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट एरिया वेक्टर एंड m वेक्टर का डायरेक्शन तो एक ही है। एरिया वेक्टर हमको तो पहले से ही पता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर व्हाट एवर आई एम सेइंग? ठीक है? अच्छा, एक काम करो, मैं तुमको बताता हूँ कहाँ से कॉपी करना है। सबसे पहले क्या करना है मैं दिखाता हूँ, आई होप से तुमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले इस चीज़ को कॉपी करना है, ये जो मैंने लिख के रखा है कुछ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉज करो, इसको लिख के रखो। मैंने जितना कुछ कहा है ना, बहुत बढ़िया से मैंने नोट्स बना के रखा है तुम्हारे लिए, इसको नोट करना है। ठीक है? ओके, इसको पॉज करके नोट करो। उसके बाद तुम इन डायग्राम्स को अच्छे से बनाओगे, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया, उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख के रखोगे। ठीक है? करो। अभी मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस लेके आया हूँ। तुमको ये डिस्कशन सुन के मज़ा आएगा, तो ध्यान से सुनना। तो देखो, हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास कोई लूप है, उसके साथ हम एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? एम वेक्टर इक्वल टू एन आई ए। डायरेक्शन हम निकालने के लिए अपना राइट हैंड यूज करते हैं। वी कर्ल अवर फिंगर्स along the sense of current and the direction along which the thumb points will represent the direction of m vector। लेकिन अभी अगर तुम्हारे सामने ऐसा सिचुएशन, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी तुमको एक लूप दिखेगा, F2A, A to B, B to C, C to D, D to G, G to F। दिख रहा है ये करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं? ओके, तो F A B C D G F, दिस इज ए क्लोज्ड लूप। डू यू एग्री विद दिस? चलो मैं लिख के रखता हूँ, F A है ना, फिर B, फिर C, फिर D, फिर G, फिर F। सो दिस इज बेसिकली क्लोज्ड लूप। और इस क्लोज लूप के थ्रू क्या फ्लो कर रहा है? इस क्लोज लूप के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। सो डेफिनेटली देयर विल बी मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द लूप। तो अभी अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का m का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 पुट कर दिया, करंट I फॉर एग्जांपल, एरिया भी हम निकाल लेंगे, वो तो इजी पार्ट है, दैट इज अंडरस्टूड। नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट I, एरिया हम निकाल सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? ये बताओ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? एक बार अगर तुम डायरेक्शन को लेके सोचना चालू करोगे, तब तुमको पता चलेगा कि लोचा कहाँ पर है। देखो प्रॉब्लम क्या है, इफ यू सी एट द पोर्शन ए बी सी डी वाला जो लूप का ये जो हाफ पोर्शन है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइन कर रहा है, राइट? दिस इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और उसी लूप का जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, ए एफ जी डी, ये जो लूप का आधा पोर्शन है, दैट इज लाइन इन ए वर्टिकल प्लेन। किस प्लेन में लाई कर रहा है? वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है। बात को समझो, लूप तो एक ही है, लूप जो है वो तो एक ही है, लेकिन इस जगह पर लूप को बेंड किया जा रहा है, और लूप का एक हाफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है एंड दूसरा हाफ वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? द क्वेश्चन इज, अभी अगर तुमको अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, तो कौन से प्लेन में कर्ल करोगे? ए बी सी डी वाले प्लेन में कर्ल करोगे या ए एफ जी डी वाले प्लेन में कर्ल करोगे? बिकॉज लूप एक ही है, लूप इज द सेम, बट लूप के अलग अलग पोर्शंस अलग अलग प्लेन में है। तो यहाँ पर आगे विल फेस द प्रॉब्लम।
बात समझ में आया? तुम डायरेक्शन निकाल नहीं पाओगे, बिकॉज अगर तुमको फिंगर्स को कर्ल करना है, तुमको एक लूप चाहिए होगा जो कि एक ही प्लेन में हो, उसी प्लेन के अलावा तुम अपने फिंगर्स को कर्ल कर पाओगे, तब जाके तुम एम वेक्टर डिफाइन कर सकते हो, यह नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो को, ऐसे सिचुएशन को हम डील कैसे करेंगे? बहुत मज़ेदार ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, तुम्हारे पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। वो जितना भी इशू तुम फेस कर रहे हो, सारा इशू चला जाएगा एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करके। मैं बताता हूँ वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके, अभी ध्यान से देखो, मैं इस लूप को फिर से यहाँ पर बनाऊंगा, ध्यान से देखो। हाँ, देखो ए बी सी डी, ये तो लूप नहीं है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट लूप बिकॉज डी ए वाले पोर्शन में करंट नहीं है। तो जस्ट सुनो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, ए बी सी डी एंड डी टू ए, यहाँ पर एक करंट आई मान लेता हूँ। बात समझ आया? दैट मीन्स मैंने क्या किया है, मैंने ये जो लूप है ए बी सी डी ए, इसको कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, कंप्लीट कर दिया इस ब्रांच में करंट मान के। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन इन योर हेड कि सर आपने ऐसा कैसे कर लिया, एडी वाले ब्रांच में तो करंट है ही नहीं, आपने कैसे करंट मान लिया? यस, एडी वाले ब्रांच में करंट क्या होगा? हमेशा जीरो। तो अगर मैं किसी तरह इसी कंडीशन को मेंटेन कर पाऊँ और इस पूरे लूप को, ये जो पूरा लूप है एफ ए बी सी डी जी एफ, इस पूरे लूप को अगर दो लूप्स में तोड़ पाओ, कीपिंग दिस कंडीशन कांस्टेंट, देन आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। कैसे, मैं बताता हूँ। ये तो हमने ऊपर वाले लूप को कंप्लीट कर दिया। अभी ध्यान से देखो, अगर मुझे ये जो वर्टिकल प्लेन में ये जो तुमको लूप दिख रहा है एफ ए डी जी, इसको अगर कंप्लीट करना है तो ए डी वाले ब्रांच में मुझे फिर से करंट मानना पड़ेगा, है ना? मानना पड़ेगा ना? देखो करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, एफ टू ए जा रहा है, क्लियर? उसके बाद किधर जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए ए टू डी। तो हमने इस डायरेक्शन में करंट आई मान लिया। तो देखो ए टू जी डी जा रहा है, डी टू जी ऑलरेडी करंट है, जी टू एफ ऑलरेडी करंट है। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? दैट मीन्स ये जो एडी वाला ब्रांच है जिसमें इनिशियली कोई करंट नहीं था, अभी भी इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है भाई साहब। ये वाला आई और ये वाला आई, बोथ दिस आईज विल कैंसल आउट ईच अदर। अभी भी इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ए बी सी डी ए वाले लूप को कंप्लीट कर लिया एंड सिमिलरली एफ ए डी जी वाले लूप को भी कंप्लीट कर लिया इस ब्रांच में करंट मान के। और ए बी सी डी ए लूप को बनाने में हमने जिस डायरेक्शन में ये ऑरेंज कलर का करंट माना है, एफ ए डी जी एफ वाले लूप को बनाने में हमको फिर से उतना ही करंट मानना पड़ा, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो फाइनली ए डी वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है, right? So the initial condition is still now maintained, but now we are not looking at a single loop. Now we are looking at two different loops. The first loop is A, B, C, D, and the second loop is F, A, D, G, F, keeping all the conditions exactly same. तो ऐसे सिनेरियो में अभी अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है? मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस एंटायर लूप। तो मैं इस प्रॉब्लम को एक सिंगल लूप के फॉर्म में नहीं देखूंगा, मैं ये कहूंगा ये जो तुमको बड़ा वाला लूप दिख रहा है, दिस बड़ा वाला लूप इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू स्मॉल लूप्स। दैट इज, फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी शैल फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप ए बी सी डी, राइट? ए बी सी डी हम निकालेंगे, प्लस हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप एफ ए डी जी, एफ ए डी जी। और इन दोनों लूप्स के मैग्नेटिक मोमेंट को अगर मैं वेक्टरिकली ऐड कर दूं तो पूरा जो ये लूप है एफ ए बी सी डी जी एफ, इस पूरे लूप का हमको मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इफ यू नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द लूप ए बी सी डी, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट कितना होगा आई, एरिया कितना होगा, चलो मैंने इसको क्यूबॉइड मान लिया, साइड का लेंथ ए मान लिया, तो चलो दैट इज एन आई ए, एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना? अब इसको डायरेक्शन अगर देना है तो वी नीड टू यूज आवर राइट हैंड, आस्क योर फिंगर्स टू कर्ल अलोंग द सेंस ऑफ करंट। ध्यान से देखो ए बी सी डी, करंट का डायरेक्शन कैसा है, ध्यान से देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा है। इसके अलावा अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ तो मेरा थंब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। बात समझ में आया? डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ नीचे, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, वो कुछ ऐसा पॉइंट कर रहा होगा। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट केस, है ना? और ये डायरेक्शन किस तरफ है, अगर ये z एक्सिस है तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज टुवर्ड्स माइनस के कैप, तो इसके साथ हमने डायरेक्शन भी दे दिया माइनस के कैप। तो ये वाला हमने मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर दिया। इसको अगर मैं ठीक से लिखूँ, दैट इज आई ए स्क्वायर माइनस लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं, ठीक है?
सिमिलरली इसी तरीके से अभी अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है फॉर द लूप एफ ए डी जी, ध्यान से देखो एफ ए डी जी, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट क्या होगा आई, एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, and if I curl my fingers along the sense of current, दिख रहा है along the sense of current, just take your right hand and curl your fingers along the sense of current, वो स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर, इट इज पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन, दैट मीन्स इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट देखना चाहो वो कुछ ऐसा होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर, और ये जो डायरेक्शन है किस तरफ है, दिस इज अपोजिट टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इसके साथ मैं माइनस आई कैप एसोसिएट कर दूंगा, यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखो माइनस हमने लिखा आई ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई कैप, तो हमने इंडिविजुअल लूप्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। अभी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन, अगर मैं इनको वेक्टरिकली ऐड करूं तो मैं क्या करूंगा, लेट अस से माइनस आई ए स्क्वायर, ये तो दोनों में कॉमन है, हमने इसको कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ गया आई कैप प्लस के कैप, सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एंटायर सेटअप, ये जो पूरा लूप हमने कंसिडर किया है जिसका आधा पोर्शन अलग प्लेन में था और जिसका रिमेनिंग पोर्शन अलग प्लेन में था, उसको हमने दो लूप्स में तोड़ा, इंडिविजुअल लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला एंड दोनों मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टरिकली ऐड करके हमने टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। आई होप सो तुमको ये फंडा समझ में आया। ये तो मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर शेप में दिखाया है, ऐसे अलग अलग शेप्स, बहुत सारे अलग अलग शेप्स बन सकते हैं, मैं तुमको और एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लेकिन जो फिलोसॉफी है, जो तरीका है क्वेश्चन करने का, वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, पक्का इसको लिखो। चलो, हमने जस्ट नाउ जो कंसेप्ट सीखा है उसको और एक बार यूज करते हैं, ये और एक नया अरेंजमेंट है, बट फिलोसॉफी मैंने क्या कहा था एग्जैक्टली सेम है। कंप्यूट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप, दिख रहा है ये लूप, ये करंट गया, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, तो अगर तुम इसको देखोगे, इसको देख के लगता है कि हमारे फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट करना है ना, हाँ, और अगर मैं इस लूप को देखूँ, इस डायरेक्शन को देखो, इसको देख के लगता है कि हमको कैसे घुमाना चाहिए, अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, मतलब इसको देखो तो सेंस ऑफ रोटेशन अलग आ रहा है, इस लूप को देखो, इस डायरेक्शन को देखो तो सेंस ऑफ रोटेशन अलग आ रहा है। बात समझ में आया? ऊपर वाले को देखो तो ऐसा रोटेशन, नीचे वाले को देखो तो ऐसा रोटेशन आ रहा है, तो कंफ्यूज हो रहे हो। तो ऐसे केस में तुमको क्या करना है, ऐसे केस में ये जो लूप है, यहाँ पर एक बड़ा सेमी सर्कुलर लूप दिख रहा है और एक छोटा सेमी सर्कुलर लूप दिख रहा है, दोनों को अलग कर दो। बड़े वाले को हमने अलग कर दिया देखो, और छोटे वाले को भी हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो कैच कहाँ पर है, ध्यान से देखना, कैच इस पे है। देखिए इस पर्टिकुलर जगह पर कोई वायर नहीं था, हमने एक वायर इंट्रोड्यूस करते हैं, दिख रहा है, हमने कैसा वायर इंट्रोड्यूस करते हैं, ये इस वाले सेगमेंट। और अगर मैं बड़े वाले लूप को कंसिडर करूँ, देखो यहाँ से करंट आया ऐसा, फिर ऐसा, और यहाँ पर जो हमने एक वायर कंसिडर किया, इसमें मैंने इसी डायरेक्शन में करंट मेंटेन कर दिया, तो बड़ा लूप बन गया, दिख रहा है, जो कि ये वाला लूप, करंट ऐसा आया फिर ऐसा चला गया। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है। सिमिलरली इस लूप को कंप्लीट करने के लिए देखो, यहाँ से करंट आया, हमने इस रास्ते कर एक वायर मान लिया है ना, हमने इस रास्ते का वायर मान लिया, और इस राइट डायरेक्शन में हमने करंट मान लिया, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में करंट मान लिया। ठीक है, तो देखो इस ब्रांच में, इस पर्टिकुलर बड़े वाले सेमी सर्कुलर लूप में इस रास्ते लेफ्ट में करंट जा रहा है, और इस छोटे वाले लूप में उसी रास्ते राइट में करंट जा रहा है। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों डायग्राम्स को ओवरलैप करूं, तो ये वाला करंट और ये वाला करंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और ये हमको हमारा पुराना वाला कंडीशन ही दे देगा कि जहाँ पर यहाँ पर कोई वायर नहीं था और कोई करंट नहीं था, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो बेसिकली ये दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और हमको अपना इनिशियल कंडीशन ही मिल जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ये जो लूप था इसको तोड़ के दो अलग अलग लूप्स में बांट दिया, एक बड़ा वाला सेमी सर्कुलर लूप, एक छोटा वाला सेमी सर्कुलर लूप, और इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, हम पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर दोनों को हम वेक्टरिकली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 बुलाता हूँ, इस वाले लूप को 2 बुलाता हूँ, सो इस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ the first loop, for example for the first semicircular loop, number of turns 1, करंट हम I मान सकते हैं, एरिया हम क्या मान सकते हैं, that is pi r1 square divided by 2। Do you agree with this? ये हो गया एरिया। डायरेक्शन के लिए let us use our right hand, इसमें तो कोई प्लेन का लोचा नहीं है, इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम प्लेन का लोचा था, हमने दो अलग अलग लूप में तोड़ा, यहाँ पर इवन दो ये वाला लूप जो है that is in a same plane, फिर भी हमने दो अलग अलग लूप्स में तोड़ा, so that our life is simple। मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर ऐसा ट्रीट करना चाहोगे तो फिंगर्स कर्ल करने में किस सेंस में कर्ल करोगे उसमें लोचा आएगा,
इसीलिए हम इसको अलग अलग करके ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस लूप को देखूँ और करंट के डायरेक्शन को ध्यान से देखूँ तो तुमको समझ में आएगा कि अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ, थंब जो है वो स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट का मुझे पूछ दिखाई देगा, तो हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अभी अगर इस दूसरे लूप का M2 का सेकेंड वाले लूप का अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट कितना होगा I, एरिया इन दिस केस मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ। डायरेक्शन के लिए ध्यान से देखो, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, टेक योर राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द सेंस ऑफ करंट एंड तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा थंब तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब m वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, दैट मीन्स तुमको m वेक्टर का सर दिखाई देगा, तो हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। एंड क्लियरली दोनों को देख के समझ में आ रहा है कि m1 का मैग्नीट्यूड m2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ दिस वेक्टर्स आर एक्चुअली पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अगर मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, m1 माइनस m2 कर दूंगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं पाई I/2, यस, पाई I/2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, दैट इज R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, एंड मुझे पता है कि यही जीतेगा, बिकॉज M1 देखो लूप बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखने से पता चल रहा है कि M1 का मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा होगा, तो फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो क्रॉस वाला डायरेक्शन होगा, तो हमने ऐसा क्रॉस दे के रखा है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है, होल्ड में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओके फाइन, इसको लिख कर रखो। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक हमको कंक्लूजन मिलेगा। देखो सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग, मतलब इसके थ्रू चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, और हमने इस रिंग के सरफेस पे देखो चार्जेस को क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा। फिर से ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है और इसके सरफेस पे हमने क्या किया है, चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। लेट्स से टोटल में कितना चार्ज है, टोटल में क्यू चार्ज है ना। ओके फाइन, अभी ये जो एक्सिस दिख रहा है, दिस इज एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग को गोल घुमाया जा रहा है। क्या बोला मैंने? इस रिंग को गोल घुमाया जा रहा है। तो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट, ध्यान से देखो, इस तरफ देखो, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट, कैन आई से ये जो रिंग व्हिच हैज गॉट चार्जेस ऑन इट्स सरफेस व्हिच इज नॉन कंडक्टिंग, इफ इट रोटेट्स, can I say this condition is equivalent to a circular current carrying coil? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने पूछा कि अगर इस रिंग को गोल घुमा दोगे, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो कंडीशन है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एक बार सोच, कमाल, ये सोच के देखो, करंट क्या है? करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। अभी अगर मैं इस रिंग को गोल घुमाऊं, रिंग के बॉडी में चार्जेस फिक्स्ड है, तो रिंग एज ए होल अगर गोल घूमेगा तो चार्जेस भी तो गोल घूम रहे हैं। ये जो क्यू चार्ज दिख रहा है, ये लोग भी तो गोल घूम रहे हैं, राइट। So simple, charges are moving, the charges are moving, there is current and the charges are moving in a circle. So yes, this is equivalent to a circular current carrying coil. Is that clear? तो इस मूवमेंट के साथ, इस सर्कुलर मूवमेंट के साथ हम जो करंट एसोसिएट कर सकते हैं उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना, बहुत जगह यूज होता है, और इसको हमने डिराइव कैसे किया है, मैंने अपने वीडियोस में एटलीस्ट 2 बार बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। अगर तुम मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो तुमको एग्जैक्टली पता होगा कि ये कहाँ से आता है। फिलहाल मैं इस डिस्कशन में इसको इंक्लूड नहीं करूँगा, बस इतना याद रखना कि क्यू चार्ज के मूवमेंट के कारण, गोल मूवमेंट के कारण, इसके साथ जो करंट एसोसिएट हम करेंगे दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Q into F। ठीक है ना, चार्ज Q लिख दिया, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द करंट एसोसिएटेड। अच्छा, सो हमने जस्ट नाउ ये सीखा कि देयर इज अ करंट कैरिंग लूप, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स I इंटू ए, है ना। मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करें, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट को हम I लिख सकते हैं, एरिया को इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको और अगर सिंप्लीफाई करें, I की जगह अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो क्या मिलेगा, दैट इज क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई गेट्स कैंसिल, और यहाँ पर क्या आएगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, है ना, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। अच्छा, ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। अभी देखो ये एक रिजिड बॉडी है ना, दिस इज अ रिंग विच इज अ रिजिड बॉडी। इसका मास चलो मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ, ठीक है। अगर इसको हमने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, इस रिजिड बॉडी के साथ एक एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होगा। एंड एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, वेरी सिंपल, एम आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर। ध्यान दो यार, ये एम अलग और ये एम अलग। चलो मैं इसको छोटा एम लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस मास को स्मॉल एम लिखता हूँ, स्मॉल एम इज एक्चुअली द मास ऑफ द रिंग। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, ये हो गया एल का वैल्यू। अभी हम निकालेंगे एम बाई एल का रेशियो। ध्यान से देखो, एम के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एंड एल के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, छोटा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। एंड देखो कौन किसको मार डालेगा, देखो ये आर स्क्वायर को मार देता है, ये ओमेगा ओमेगा को मार देता है। एंड फाइनली जो रिलेशन बचेगा वो क्या होगा, दैट इज क्यू बाई 2m। मैं फिर से लिख रहा हूँ, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एल, मतलब इट इज अ रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रोटेटिंग रिंग, एंड दैट इज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई 2m। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन द सेंस कि ये जो रेशियो है, ये जो हमने एम बाई एल का रेशियो निकाला, इवन तो हमने एक रिंग के लिए निकाला, दिस इज वैलिड फॉर अदर केसेस ऑल्सो। जैसे कि अगर रिंग की जगह हम डिस्क पकड़ते, या रिंग की जगह अगर हम एक स्पीयर पकड़ते, स्पीयर के सरफेस में चार्ज होता, उसको अगर हम उसके एक्सिस के अबाउट, राइट, एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर, उसके अबाउट अगर हम गोल घुमाते, तो उसका अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालेंगे ना, वो क्यू बाई 2m ही निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन जो बहुत सारे केसेस में हम यूज करेंगे, ठीक है, पक्का। चलो इसको लिख के रखो। मैंने जो अभी जस्ट नाउ कहा उसको और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि हमने जो ये रिलेशन डिराइव किया है, ये जो हमने रिलेशन डिराइव किया है, ये तो हमने रिंग को लेकर डिराइव किया, लेकिन ये जो कहानी है ये एक उसके जगह अगर एक डिस्क होता उसके लिए भी वैलिड होता, एक स्फीयर होता उसके लिए भी वैलिड होता। तो लेट अस टेक द केस ऑफ अ डिस्क। लेट अस से हमारे पास एक डिस्क है और इसके सरफेस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। और यहाँ पर बाकी चीज़ें भी बताया गया है। इन नॉन कंडक्टिंग डिस्क मतलब इसके सरफेस पे हर जगह चार्जेस क्या होगा, द चार्जेस विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अंदर भी चार्जेस है, ठीक है ना, ऑल ओवर द सरफेस चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। इसका मास m दिया हुआ है, इसका रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, एंड इट रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। बढ़िया है। शो दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, उनका जो रिलेशन है वो ऐसा है। और इन अदर वर्ड्स m बाई एल का रेशियो, ये लोग क्या प्रूव करने के लिए पूछ रहे हैं, प्रूव दैट m बाई एल इज इक्वल टू व्हाट, q बाई 2m। देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार हम सिग्मा को डिफाइन करते हैं। सिग्मा क्या है, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। इन दिस केस में एरिया को क्या लिख सकता हूँ, पाई इंटू आर लिख सकता हूँ। अच्छा, अभी अगर मुझे पूरे डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मुझे सबसे पहले एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुमको अभी पता है कि एलिमेंट कैसे चूज करना है। कम ऑन, कैसे एलिमेंट चूज करना है, इट इज इन द शेप ऑफ अ रिंग। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक रिंग चूज किया एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द एक्सिस। r इज द छोटा, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, इसका थिकनेस dr है। तो इसका जो एरिया होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया dA, हम क्या लिख सकते हैं, याद है ना टेक्निक क्या सिखाया था, मैंने बोला था यहाँ पर ऐसे काट के इस रिंग को ना खोल दो। अगर तुम खोल दोगे तो वो ऐसा एक लंबा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा दिखेगा, याद है ना ये चीज़। इसको काट कर अगर हम खोल देंगे तो एक रेक्टेंगल जैसा शेप ले लेगा, और उसका जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना होगा, 2πr, और इसका जो ब्रेथ होगा उसका थिकनेस कितना होगा, dr। दिख रहा है, इसका सरकमफेरेंस बन जाएगा लेंथ, और इसका विड्थ बन जाएगा इसका थिकनेस, दैट इज dr। तो एरिया हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज 2πr इंटू dr, है ना। ये हम एरिया लिख सकते हैं, मतलब इस एलिमेंटल सर्कुलर स्ट्रिप का एरिया इतना है। अगर इतना एरिया है तो इसमें चार्ज कितना होगा, बहुत छोटा सा चार्ज होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी लिख सकते हैं। बढ़िया है। तो सिग्मा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर, एंड डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज 2πr इंटू डी आर, है ना। तो देखो पाई पाई बेसिकली गेट्स कैंसल्ड आउट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा r इंटू डी आर, है ना। 2 छोटा r इंटू डी आर, एक मिनट, मैं 2 लिखता हूँ, पहले कैपिटल Q लिखता हूँ, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है।
और यहाँ पर r इंटू डी आर, और नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे आर स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आया? ये डी क्यू चार्ज है। तो इस बात को समझो, ये जो रिंग हमने माना है, दिख रहा है ये रिंग, इस रिंग में कितना चार्ज रहता है, इस रिंग में डी क्यू चार्ज रहता है। ये रिंग कितने एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी व्हाट, ओमेगा। बात समझ आया मैंने क्या कहा? ओके फाइन। तो इस रिंग के साथ जो हम करंट एसोसिएट करेंगे उसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, करंट आई इन दिस केस कैन बी रिटन एज चार्ज, है ना, इनटू फ्रीक्वेंसी इन दिस केस। चार्ज हमने डी क्यू लिख दिया, एंड फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, एंड डी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो हमने यहाँ पर बहुत बढ़िया से लिख के रखा है, चलो मैं फिर से लिखता हूँ, दैट इज 2q r इंटू डी आर, है ना, डिवाइडेड बाई हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ये हो गया डी क्यू का वैल्यू ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, सो ये 2 इस 2 को मार देगा, तो यहाँ पर करंट का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज q ओमेगा r इंटू डी आर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, और एक पाई भी बच जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो हमने इस रिंग के साथ जो करंट एसोसिएटेड है वो हमने लिख दिया। सो इन दिस केस अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें इसका मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल डी एम, इसके साथ जो छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट हम क्या लिख सकते हैं आई, यानी एरिया की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया की जगह हम डी ए लिख सकते हैं, है ना, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो आई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, दैट इज क्यू ओमेगा आर इंटू डी आर हमने लिख दिया, नीचे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, दैट इज आर स्क्वायर इंटू पाई, एरिया की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई छोटा आर स्क्वायर। ये जो हमने एलिमेंटल रिंग लिया इसका सरफेस एरिया कितना, पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर, पाई बाई बेसिकली कैंसिल आउट हो जाता है, और ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बचा, क्यू ओमेगा, और यहाँ पर बचा आर क्यूब इंटू डी आर, और नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर, एंड दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो आर का वैल्यू, छोटा आर का वैल्यू कहाँ से चालू होगा, सेंटर से चालू होगा, रिंग रिंग करते 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 हमको एकदम आउटरमोस्ट सरफेस तक जाना है, तो इसका वैल्यू जीरो से लेकर कैपिटल आर तक वेरी करना है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट जीरो से लेकर कैपिटल एम तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर फाइनली हमको m का वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, q ओमेगा बाई आर स्क्वायर, दैट इज q ओमेगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो है, एंड आर क्यूब इंटू डी आर, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आर टू द पावर 4/4 आएगा। इज दैट क्लियर? तो आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, हमको क्या मिलेगा, दैट इज q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक लिखा है ना, q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये बढ़िया है। अभी चलो फटाफट हम एंगुलर मोमेंटम भी लिख लें, अलग कलर से लिखते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना चाहे एल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू ओमेगा, इस डिस्क का आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना, इंटू ओमेगा। तो इसका रेशियो हम कैसे निकालें, चलो m बाई एल, देखते क्या आएगा इसका रेशियो, दैट इज q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एंड एल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2, सो दिस ओमेगा कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 2s are 4, एंड ध्यान से देखो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज q डिवाइडेड बाई 2m। समझ में आ रहा है, ये जो है दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, और उसका रेशियो क्या निकल रहा है भाई साहब, देखो इसका जो रेशियो निकल रहा है, दिस रेशियो इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, q बाई 2m। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यार ये जो एक्सप्रेशन है ये अलग अलग कन्फिगरेशंस के लिए भी वैलिड है, हमने डिस्क के लिए भी देख लिया, हमने रिंग के लिए भी देख लिया, m बाई एल का रेशियो तुम हमेशा क्या मानोगे, q बाई 2m। बात समझ में आया, where q is the charge, m is the mass of that configuration। ठीक है, सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने सारे केसेस बहुत बढ़िया से डिस्कस किया, देखो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, बस मैंने जितना कुछ तुमको बताया है उसको समझो अच्छे से, अपने हाथों से लिखो, बढ़िया से नोट्स बनाओ और रिवाइज करते जाओ, तब जाके तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा इन चीज़ों में। ठीक है, सो डन फॉर टुडे, टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।